डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास कोई nth ऑर्डर की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो आप उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास कोई भी नॉन होमोजीनियस क्वेश्चन आए तो उसके दो सॉल्यूशंस को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन बनता है। एक सॉल्यूशन होता है वाई सी, जिसको हम कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कहते हैं, और एक आपके पास वाई पी होता है जिसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन को हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी कहते हैं, सी एफ। अच्छा, अब मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट में हमने वाई पी फाइंड करने की एक टेक्निक यूज़ करनी है। इसमें हम सॉल्यूशन को एज्यूम कर लेते हैं। तो नीचे मैंने एक टेबल यहाँ पे बनाया है कि आपके पास एफ ऑफ एक्स जो आपके पास राइट हैंड साइड होती है किसी भी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो किस फॉर्म की होगी। तो आपके पास जो अजम्पशन है वाई पी की, वो हम क्या लेंगे, तो वो हम इस टेबल में डिस्कस करेंगे। यहाँ से हमने एक सॉल्यूशन सपोज करना होता है, उसके बाद हमने उस सॉल्यूशन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना होता है। और जो सॉल्यूशन आप इस फॉर्म में होते हैं जिसमें कांस्टेंट्स वाले होते हैं, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन इन कांस्टेंट्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करूँगा कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले हम एक टेबल डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास एफ ऑफ एक्स किस फॉर्म का होगा तो हमने किस फॉर्म का सॉल्यूशन सपोज करना है। तो यहाँ पे अगर एफ ऑफ एक्स की फॉर्म कोई कांस्टेंट हो, ए सी या बी या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए आपने वाई पी का जो हमने सॉल्यूशन सपोज करना है वो हम लेंगे ए एक्स रेज टू पावर के। अब ये एक्स रेज टू पावर के जो है ये हर फार्मूले में हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं एंड में बताऊंगा कि ये एक्स रेज टू पावर के क्या चीज़ है। वैसे अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन आता है, कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ए, तो उसका वाई पी आपने लेना है ए एक्स रेज टू पावर के, ठीक है। इस तरह ही आपके पास कोई पोलिनोमियल आ जाता है एक्स रेज टू पावर एन, साथ कोई कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई हो सकता है ए एक्स रेज टू पावर एन। तो आपने सॉल्यूशन जो सपोज करना है वो आपने उस पोलिनोमियल, अब पोलिनोमियल की एक टर्म भी हो सकती है, उससे नीचे बाकी टर्म्स एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू, या सो ऑन करके एंड तक जा सकती हैं, या अंदर से मिस हो सकती हैं कुछ टर्म्स। लेकिन जो सबसे मैक्सिमम टर्म उसमें इन्वॉल्व होगी उससे हमने देखना है। तो उसके लिए क्या होगा, क्योंकि ये अब पोलिनोमियल की जो पावर है वो n है, मतलब उसकी डिग्री n है, तो हमने कंप्लीट पोलिनोमियल लिखना होगा, ठीक है। तो ये एक्स रेज टू पावर के हम साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और बाकी सिर्फ आपने ये देखना है कि यहाँ पे ए एक्स रेज टू पावर एन, मतलब आपके पास जो पोलिनोमियल की टर्म आ रही है उसकी डिग्री n है, तो आपने कंप्लीट पोलिनोमियल जो होती है आपके पास डिग्री n की, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी मर्ज़ी है। कॉन्स्टेंट्स आप ए नॉट, ए वन, ए टू अप टू सोन करते हैं, या बी वन, बी टू, बी थ्री, या सी, आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी आप कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट्स का कोई इशू नहीं, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। एक्स रेज टू पावर के हम साथ वैसे लगाएंगे, और उसके बाद इस फार्मूले को हम देखेंगे। ये हमारे पास है एक्स रेज टू पावर एन, मतलब हमारे पास पॉलिनोमियल की जो टर्म यूज़ हो रही है वो एन डिग्री की है। अब यहाँ पे बेशक एक टर्म हो, बेशक इसकी कंप्लीट n प्लस वन टर्म्स हों, हम उसको एक ही फार्मूले से हम इसका सॉल्यूशन अज्यूम करेंगे, ठीक है। वो क्या है, हमने कंप्लीट पोलिनोमियल लिख देनी है विद कॉन्स्टेंट्स, ए नॉट एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस सोन अप टू ए एन। अब आपकी मर्ज़ी है कि कॉन्स्टेंट्स आप क्या लेते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। थर्ड वन आ गया आपके पास ए एक्सपोनेंशियल ऑफ आर एक्स, मतलब कोई भी आपके पास कांस्टेंट, ए ज़ीरो नहीं, ए वन भी हो सकता है, या इसके अलावा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है।
मतलब नॉट इक्वल टू 0, 2 3 4 या कुछ भी इस तरह, यहाँ पे भी 2 3 1/2, यहाँ पे भी कोई भी कांस्टेंट हो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम ले रहे हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ऑफ आर एक्स, मतलब कोई भी आपके पास फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो वो क्या आएगा, ए मतलब एक कांस्टेंट लगा देना है अपने और साथ एक्सपोनेंशियल ऑफ आर एक्स, मतलब इस फार्मूले से साथ एक्स रेज टू पावर के, ये हम एक फंक्शन मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हर एक में मल्टीप्लाई होगा, आप एंड पे हम बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है और वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रही है, एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, फिर हम क्या करेंगे, एक्स रेज़ टू पावर के हम लिख के साथ ये जो फार्मूला है इसको देखेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही सेम एज इट इज़ यूज़ हो रहा है, साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक्सपोनेंशियल ऑफ आर एक्स हम वैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ये पॉलिनोमियल की पावर देखेंगे, एन है तो हम यहाँ पे एन डिग्री की कंप्लीट पॉलिनोमियल लिख देंगे विद ऑल टर्म्स, ठीक है, जिस तरह हमने इसमें किया था। तो ये सेम वही है, ए एक्सपोनेंशियल ऑफ आर एक्स ये चीज़ थी, इसका फार्मूला वैसे लिख दिया सेम, लेकिन साथ जो हमारे पास एक्स रेज़ टू पावर एन था इसके लिए हम अब कंप्लीट पॉलिनोमियल लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास फार्मूला है, आपके पास कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए कोस अल्फ़ा एक्स आ जाए या ए साइन अल्फ़ा एक्स, इन दोनों में से जो मर्ज़ी फार्मूला आ जाए एफ ऑफ एक्स की जगह, आपके पास इसका सेम ही जो आपने सोल्यूशन अज्यूम करना है वो सेम ही करना है इन दोनों के लिए। वो क्या होगा, ए कोस अल्फ़ा एक्स प्लस बी साइन अल्फ़ा एक्स या ए साइन अल्फ़ा एक्स प्लस बी कोस अल्फ़ा एक्स, एक बात ये, ठीक है, जिस तरह मर्ज़ी लिख लें, और साथ एक्स रेज़ टू पावर के, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है डिग्री एन की, एक टर्म है या कंप्लीट पॉलिनोमियल है, साथ कोस अल्फ़ा एक्स है, इस तरह ही साइन अल्फ़ा एक्स, इनमें से कुछ भी आ जाए दोनों फार्मूला में से, तो सेम इस तरह इसको किया था, हम इसको भी इस तरह ही करेंगे जिस तरह आपने इस फार्मूले में यूज़ किया था कि कोस अल्फ़ा एक्स और साइन अल्फ़ा एक्स में से कोई भी आ जाएगा तो आपके पास ये दो टर्म्स तो आनी है, कोस अल्फ़ा एक्स प्लस साइन अल्फ़ा एक्स। लेकिन इस कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ हुए थे, लेकिन यहाँ पे एक्स रेज़ टू पावर एन है, एक टर्म मल्टीप्लाई हो रही है जो कि एन डिग्री की है, तो हम उसके लिए ये कंप्लीट लिखेंगे, ठीक है, जिस तरह यहाँ एक्स रेज़ टू पावर एन था, तो कंप्लीट पॉलिनोमियल हम लिखेंगे कोस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस तरह ही कंप्लीट पॉलिनोमियल साइन के साथ, बस इनमें कांस्टेंट्स डिफरेंट होने चाहिए, मतलब इस पॉलिनोमियल के कांस्टेंट्स इस पॉलिनोमियल कांस्टेंट से डिफरेंट होने चाहिए। बाकी जिस तरह कोस अल्फ़ा एक्स था उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, और साइन बीटा एक्स के साथ, साइन अल्फ़ा एक्स के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, सेम कोस अल्फ़ा एक्स के साथ एक कंप्लीट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन मल्टीप्लाई होना है, क्योंकि यहाँ पे एक्स रेज़ टू पावर एन था, और साइन अल्फ़ा एक्स के साथ भी कंप्लीट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन मल्टीप्लाई होना है, क्योंकि यहाँ पे एक्स रेज़ टू पावर एन मल्टीप्लाई हो रहा था। तो ये फार्मूला आ जाए तब भी इसका ये अजम्पशन है, और अगर ये फार्मूला आ जाए तब भी ये अजम्पशन है, ठीक है। आपको ये पहले ही बता चुका हूँ कि एक्स रेज़ टू पावर एन हो या एक्स रेज़ टू पावर एन, मतलब ए एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस बी एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस वन, इस तरह ये कंप्लीट हमारे पास अगर पॉलिनोमियल हो, लेकिन हमने उसकी सिर्फ मैक्सिमम जो उसकी डिग्री है वही देखनी होती है, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे अजम्पशन करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक टर्म आएगा तो आपने ये अज्यूम करना है। यहाँ पे अगर आपके पास n+1 टर्म्स आ जाएं या 10 टर्म्स आ जाएं, सिर्फ कोई मिस हो दरमियान में, और n आपके पास 20 हो, लेकिन यहाँ पे 10 टर्म्स भी आ जाएं या 5 टर्म्स आ जाएं, लेकिन हमने उसकी जो मैक्सिमम डिग्री है उस पॉलिनोमियल की वो हमने यहाँ पे देखनी है कि वो क्या है, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे ये लिखना होता है, ठीक है। अब सेम इसी तरह ही अगर इसी के साथ एक्सपोनेंशियल ऑफ आर एक्स आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ आर एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ, बाकी एक्स रेज़ टू पावर के एक्सपोनेंशियल ऑफ आर एक्स, बाकी सब कुछ यही रहेगा जो इस फार्मूला में था, ठीक है। मतलब यहाँ से आप ये एक चीज़ देख सकते हैं कि जब एक्सपोनेंशियल ऑफ आर एक्स यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई होता है, मतलब एफ एक्स में आता है, तो वो एज इट इज़ रहता है, जिस तरह इसमें पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था
मतलब एक टर्म एक्स की रेज़्ड पावर n है, उसके साथ आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑफ आर एक्स मल्टीपल होता, तो क्या हुआ था, इसके लिए आपने सॉल्व किया था और साथ एक्सपोनेंशियल ऑफ आर एक्स लगा दिया था। मतलब एक्स रेज़्ड पावर n के लिए आपने सोल्यूशन निकाला है और साथ एक्सपोनेंशियल ऑफ आर एक्स का जो सोल्यूशन निकलना है वो एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा जो वो आपके पास यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो ये जो लास्ट हमारे पास फार्मूला है वो इसमें सिर्फ ये फ़र्क है, इन दोनों में एक्सपोनेंशियल ऑफ आर एक्स था, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म्स के साथ, तो कॉमन ले लेंगे तो इस तरह आ जाएगा। अब एक्स रेज़्ड पावर के ये क्या चीज़ है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसमें यूज़ हो। के यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक्स रेज़्ड पावर के में जो के है वो नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं जो कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आती है, यानी कि वाई सी में अगर वो टर्म आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके आगे हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। वाई सी निकालते हैं, उसमें आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स आ जाता है, ठीक है, और वाई पी आप अज्यूम करते हैं यहाँ पे, वो भी आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स होता है, तो आपके पास आना था ए एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स, लेकिन वो वाई सी में भी आपके पास सी वन एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स अगर है तो आप फिर क्या करेंगे, के को वन ले लेंगे, तो आपके पास वाई पी जो हो जाएगा वो एक्स ए एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ आर एक्स आ जाएगा। ठीक है, या अगर आर वन है तो अगर आपने लिया है ए एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स था आपके पास एफ ऑफ एक्स, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा कैपिटल ए एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स, अगर आपके पास वाई सी में एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स आ रहा है। ठीक है, इस तरह ही अगर इस तरह हम इसको बढ़ाते जाएंगे, अगर आपके पास अगली टर्म भी आ रही है तो हम इसको 2 ले लेंगे, फिर 3 ले लेंगे, इस तरह हम इसको चलते जाएंगे। या जब एग्जांपल्स करेंगे वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आपके पास के क्या चीज़ है। ठीक है, अब जो हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे उसमें ये ज़ीरो भी हो सकता है। अगर आपके पास टर्म जो है वाई सी और वाई पी, जो आप वाई पी सपोज करते हैं उसमें कोई सेम टर्म ना आए, तो आपके पास के की पावर जो एक्स की पावर जो के है वो के ज़ीरो लेंगे तो आपके पास 1 बन जाएगा, एक्स रेज़्ड टू पावर 0। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इक्वेशन नंबर 1 में एक हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपके पास राइट साइड पे एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर है। ठीक है, मतलब आपके पास एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2 की। अब यहाँ पे अगर सिर्फ 2x स्क्वायर होता फिर भी आपके पास असम्पशन वही आनी थी जो आपके पास ये कंप्लीट पॉलिनोमियल जिसमें हर टर्म आ रही है, सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल में तीनों टर्म्स आ रही हैं। अगर इसमें एक टर्म आती या ये 2 टर्म्स आती या पहली और आखिरी टर्म आती, तो उसके लिए हमने सिर्फ इसकी हाईएस्ट डिग्री देखनी होती है वो क्या है। ठीक है, तो सेम अजम्पशन होगी हमारे पास। तो इसको अगर हमने सोल्व करना है तो आपके पास सबसे पहले तो हमने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है। आप एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन बनाएंगे इसको 0 लेके, और वहाँ से फिर आप एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, वो m की फॉर्म में आ सकती है। ठीक है, जो आपने उसमें पुट करना है y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ mx करेंगे तो m आ जाएगा, kx पुट करेंगे तो k की फॉर्म में आ जाएगी। तो इसके रूट्स आपके पास रियल आ गए हैं, तो y c यानी कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा। ये हम काम कई बार कर चुके हैं। ठीक है, y c हम लास्ट लेक्चर्स में हर क्वेश्चन मतलब काफ़ी क्वेश्चंस का हम ये कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसको ज़रा डिटेल से नहीं समझाया। नेक्स्ट अगर आप देखें पर्टिकुलर सोल्यूशन, असल में हमारा आज का टारगेट है कि हम पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे यूजिंग यूसी मेथड। अब आपके पास क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आपके पास पर्टिकुलर फंक्शन जो है वाई पी या पर्टिकुलर इंटीग्रल भी हमसे कहते हैं, वो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड डिग्री की लिख लेनी है। ठीक है, ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास पोजीशन है। ठीक है, वो हमने इसको देख के, क्योंकि ये सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल है तो हमने यहाँ पे सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल टेबल से अगर आप देखें तो हमारे पास सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल जो है इसके लिए यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे स्क्वायर
एक्स और अगली टर्म हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगी, ठीक है। इस टेबल में से हमने इसकी सपोजिशन ले लेनी है। अब 7x⁴k मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ से मुझे पहले ही पता है कि इन दोनों टर्म्स में और इसमें कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, ठीक है। जब टर्म कॉमन होगी तो हम फिर 7 मल्टीप्लाई करेंगे x⁴k और उस k की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये आपके पास तमाम टर्म्स कांस्टेंट्स हैं या उसमें x इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व है, तो हम जो x⁴k लेना था वो इसमें हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब इसका हमें फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए और सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x 1 टाइम और 2 टाइम, और इन तीनों टर्म्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज़ yp डबल प्राइम, yp प्राइम और yp की हम इसमें रिप्लेस कर देंगे, और साथ आपके पास राइट हैंड साइड पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे स्केयर है, ठीक है, ये 2x स्केयर है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ये -2ax स्केयर, उसके बाद x वाली टर्म्स जो हैं उनको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। इसके बाद कांस्टेंट्स आपके पास यहाँ से अगर आप कंबाइन करें तो ये आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कंपेयरिंग कोफिशिएंट करने हैं जो x की सेम पावर्स के, ठीक है। यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ पे x और ये स्केयर है, तो सबसे पहले x स्केयर का कर लेते हैं। तो -2 इधर से आ जाएगा और इधर से आ जाएगा 2, a यहाँ से फाइंड करेंगे -1 आ जाएगा। इस तरह ही जो x का कोफिशिएंट यहाँ पे आपके पास क्या है, 8a - 2b, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास -3 है। इसको सिंप्लीफाई करें, a की वैल्यू रिप्लेस करें, आपके पास b -5/2 आ जाएगा। और इसी तरह ही आपके पास जो थर्ड है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टर्म है, और साथ आपके पास यहाँ पे 6 है। a और b की दोनों वैल्यूज़ ये और ये इसमें रिप्लेस कर दें, आपके पास c की आ जाएगी -9। अब a b और c की वैल्यू जो हैं अभी आपने फाइंड की हैं वो आप इसमें रिप्लेस कर दें, a b और c में। a आपके पास -1 है, -5/2 b है और c है -9। ये तीनों वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें तो yp जो आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है, yc + yp। yc आप पहले फाइंड कर चुके हैं और उसमें आपने yp को ऐड कर देना है। आपके पास ये जनरल सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 की थी, उसका ये सोल्यूशन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे और करवा रहा हूँ जिसमें आपके पास जो f(x) है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 2 sin 3x। तो इसमें सिर्फ हम पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो तो आप पहले कई बार कर चुके हैं। लास्ट एग्जांपल में भी हमने वो किया है। उससे पहले हमने एक पूरी एक्सरसाइज कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस की है। तो हम सिर्फ यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना सीख रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। तो प्रोसीजर तो सेम है, अपने इसमें एज्यूम करना है जो आपके पास राइट हैंड साइड पे 2 sin 3x है, इसको आपने देखना है, यानी f(x) की वैल्यू, और टेबल से कंपेयर करना है कि टेबल में आपके पास इसके लिए क्या था। ये इस फॉर्म में है, ठीक है। अगर आपके पास sin α(x) या cos α(x) आ जाए तो आपके पास x⁴k a cos α(x) प्लस b sin α(x), ठीक है। तो यहाँ पे sin 3x है तो यहाँ पे आपके पास 3 और 3 आ जाएगा। x⁴k यहाँ पे भी 1 रहेगा क्योंकि इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन चेक किया हुआ है कि उसमें कोई भी टर्म कॉमन नहीं आती, ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें yp हमने ये सपोज कर लिया a sin 3x प्लस b cos 3x। आप a cos 3x प्लस b sin 3x भी सपोज कर सकते हैं, सेम सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। yp प्राइम हमें चाहिए और yp डबल प्राइम चाहिए इसमें, क्योंकि दोनों इन्वॉल्व हैं।
तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x 1 टाइम और 2 टाइम, और ये तीनों वैल्यूज़ हम रिप्लेस कर देंगे 1 में। तो आपके पास ये जो क्वेश्चन है इज़ इक्वल टू, ये y डबल प्राइम है माइनस फिर वाई पी प्राइम ये वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद आपने प्लस वाई पी ये पुट कर दी, इज़ इक्वल टू 2 sin 3x आ गया। थोड़ा सिंप्लीफाई इसको किया है क्योंकि इसमें दो ही फंक्शन इन्वॉल्व हैं, sin 3x और cos 3x। sin 3x के जो कोफिशेंट्स हैं वो ये आ जाएंगे और cos 3x के कंबाइन करेंगे तो आपके पास ये आ जाएंगे, और राइट साइड पे 2 sin 3x है। इसके बाद कंपेयरिंग कोफिशेंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, दो टर्म्स हैं इसमें सिर्फ जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं, एक sin 3x की और एक cos 3x की। जब sin 3x की कंपेयर करेंगे तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टर्म और ये टर्म sin 3x सेम है, तो इसका कोफिशिएंट 2 आ जाएगा और इसका कोफिशिएंट -8 sin 3bx आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ही जो आगे cos 3x है, यहाँ पे क्योंकि cos 3x नहीं है, 0 है, तो ये टर्म इस साथ कंपेयर होगी 0 के साथ, तो इक्वल टू 0 आ जाएगी। दो इक्वेशंस आ गई हैं, इसको हमने सिमिल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो यहाँ पे वैसे मैंने सॉल्व करके भी दिखाया है, इस क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई किया और इसको मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया है, तो इनको सब्ट्रैक्ट किया है तो b की वैल्यू आ जाएगी, फिर b की वैल्यू मैंने 1 में पुट कर दी है तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो a आपके पास -16/73 और b आपके पास आ जाएगा 6/73। ये दोनों वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे इस वाई पी में, ये आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ही आपके पास जनरल सोल्यूशन निकालना हो तो आप इसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन भी निकाल के उसमें ऐड कर देंगे y c + y p, तो आपके पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन आ जाएगा।